बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 और इन्वायरमेंट। ये 10th क्लास के टर्म सेकंड में इंक्लूडेड है, तो हम इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो कंडीशंस है वो उसका इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग। तो एक तरह से कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी जो सराउंडिंग है, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होगा वही होगा, उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। सराउंडिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स अराउंड एनी ऑर्गेनिज्म इज़ इंक्लूडेड इन इट्स इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट में इंक्लूड करेगी और वो उसको अफेक्ट करेगी। उस पर उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर कौन कौन से फैक्टर पे असर होता है इन्वायरमेंट का, ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट और उसका रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता है। कैसे क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी पसंदीदा या फिर उसकी हम कह सकते हैं हैबिचुअल इन्वायरमेंट होता है। वो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने टाइप ऑफ हैबिटेट में ही रह सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमल कंडीशंस होती है, इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। तो ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं। किसके लिए? उसके सर्वाइवल के लिए। उसके सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी नेसेसरी है। क्यों? हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे पोलर बियर है, वो डेजर्ट में नहीं रह सकता, और जो कैक्टस है वो स्नो में वाले एरिया में हम या कोल्ड क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इनको एक पर्टिकुलर टाइप का क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। तो वही इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, सिंपली हम ऐसा भी कह सकते हैं। एंड ऑल दोज थिंग्स around which affect any organism which is present around it is its environment। सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं उसकी। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें हम लोगों ने चीज़ों को तीन चीज़ों में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में एक तो फिजिकल कंडीशंस आ जाती हैं कि सॉइल है, वहाँ की लैंड है, वाटर अवेलेबिलिटी है, डेजर्ट है, लैंड कैसी है, रॉकी एरिया है, माउंटेन है, ये फिजिकल कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़ कौन सी है? एक होती है बायोलॉजिक, वहाँ की लिविंग थिंग्स, उसके चारों तरफ की लिविंग थिंग्स क्या है। इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स है वो सेकंड पॉइंट आ गया कि जितने भी आसपास के ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स को प्लांट और प्लांट्स को एनिमल अफेक्ट करेंगे। एनिमल्स कौन से प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो वहाँ के चारों तरफ का फ्लोरा कैसा है, प्लांट्स कौन से उगे हुए हैं, या फिर उन प्लांट्स का और वहाँ पे प्रेजेंट एनिमल्स का भी आपस में इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे वो अकेला ही हो, या एक पेड़ जो है खाली पूरी एक जगह पे रहेगा, नहीं। वहाँ पे कुछ बर्ड्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन भी होगी, रेनफॉल भी ज़रूरी है, और उसको खाने वाला एनिमल भी होता है, उस पर रहने वाले लोग, शेल्टर चाहिए होता है जिन एनिमल्स को, वो भी होता है। तो ये सारी एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये इन्वायरमेंट, इसको मिलाकर ही जो अर्थ का जो बैलेंस बना हुआ है। तो लिविंग थिंग्स है। दूसरी है क्लाइमेट, किसी भी जगह का क्लाइमेट उसके इन्वायरमेंट में गिना जाएगा। और फोर्थ चीज़ होगी इंट्रैक्शन, आपस में इंट्रैक्शन किसका? ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट का, एनिमल और एनिमल प्लांट का आपस में इंट्रैक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसमें आता है, इन्वायरमेंट तो हो गया, सराउंडिंग हो गई ऑर्गेनिज्म की। अब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर है। अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है, ठीक है, फ्री ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, नॉट ओनली फॉर अस, हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्दी होगा और उनको फ्लॉरिश करेगा जीने के लिए। अगर वो पॉल्यूटेड है तो भी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर असर डालेगा, नेगेटिव असर डालेगा, ठीक है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है? अनहेल्दी क्या फैक्टर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को अनहेल्दी कर देते हैं? तो वो मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? पॉल्यूटेड हो जाता है, हो गया है, हो चुका है। तो इससे प्लांट्स के ऊपर भी और
एनिमल्स के ऊपर भी बुरा असर हो रहा है। तो ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को फैला रहा है अर्थ पर। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो वाटर में भी हैं, वाटर में भी इंक्लूड हो रहे हैं, एयर में भी और लैंड में भी। इस प्रकार ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो अर्थ को या इन्वायरमेंट को सर्वाइवल के लिए मुश्किल कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हम पढ़ते हैं, तो कैसे इनमें क्लासिफाई करके करेंगे हम इनको, उनके किस प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट हैं या वेस्ट का टाइप क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट टाइप्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। कौन कौन सी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल होता है और उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेस्ट टाइप्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो तरह के वेस्ट हो सकते हैं। हम क्या बोलते हैं कि एक जो वेस्ट वो होते हैं, पहले तो वेस्ट क्या होता है, वो यूजलेस, किसी के लिए यूजलेस और किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूजलेस सब्सटेंसेस जो किसी टाइम पे ह्यूमन बीइंग के लिए काम के होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम या सर्टेन रीजन, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन दे बिकम यूजलेस। तो उनको ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं, लैंड पे फेंक देते हैं, वाटर में उनको मिक्स कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाता है, केमिकल वेस्ट है, फिजिकल वेस्ट है, टॉक्सिक है, प्लास्टिक है, ग्लास मटेरियल, मेटल वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट हैं जो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं इन्वायरमेंट में। इसकी वजह से काफ़ी हमें हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट पे, हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। इन प्रॉपर मैनेजमेंट, वेस्ट क्यों हो रहा है, फैल रहा है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या है, इन्वायरमेंट है, जिस पर प्लांट्स भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं। तो वेस्ट टाइप को बिना सोचे समझे ही एनवायरनमेंट में डिस्कार्ड कर देना, डिस्पोज कर देना, ये एक ह्यूमन बींग्स की बहुत बड़ी गलती हो रही है, जिस वजह से अर्थ जो है या लैंड या फिर जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गए हैं। तो इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अब वेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं। वेस्ट को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हो सकता है। सॉलिड वेस्ट में ग्लास पीसेस, पेपर, प्लास्टिक, आयरन, मेटल, ये सारे आते हैं। और लिक्विड वेस्ट में कौन से आ सकते हैं, लिक्विड वेस्ट में आ सकते हैं केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वाटर में डाल दिए जाते हैं, या सॉइल में भी डाला जाए तो सॉइल भी पॉल्यूटेड हो जाती है। और गैसियस वेस्ट होता है, जो ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं होता है वो, और इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से जो निकलने वाला धुआं होता है वो भी एयर पोल्यूशन फैलाता है। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, और ये लैंड पोल्यूशन को जनरेट करता है। लैंड पोल्यूशन होता है, केमिकल्स अगर वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है, और सॉइल में डाले तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन। और फैक्ट्री से निकला हुआ जो है ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन करता है। एक और पोल्यूशन हो सकता है जिसको हमने पढ़ा है कि नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन में क्या होता है, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से जो साउंड निकलते हैं, फैक्ट्रीज की गाड़ियों के हॉर्न है, ये सारे क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, एक तरह से अनहेल्दी फैक्टर जो है वो ऐड हो रहा है इन्वायरमेंट में। अब वेस्ट सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट वो होता है, अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को करें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो नेचुरली डिग्रेड हो जाए बाय, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा या कुछ अदर फैक्टर्स के कंपोनेंट्स के द्वारा नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाए या डिकम्पोज हो जाता है, उसको कहते हैं डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और जो सालों तक पड़ा रहे, जैसे नेचुरल बायोडिग्रेडेबल में या फिर बायोडिग्रेडेबल में कौन आते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिनमें एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे, जो कि उनके डेड पार्ट्स भी हो सकते हैं और उनके द्वारा एक्सक्रीशन निकले, जिस एक्सक्रीशन होता है वो भी हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं इन दोनों ऑर्गेनिज्म के कैटेगरीज के, वो बायोडिग्रेडेबल है। प्लांट्स में हम जो कचरा कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा हो सकता है, जो किचन में से निकलता है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स प्लांट पील्स होते हैं, जो फ्रूट पील्स और लेफ्ट ओवर फूड है, पार्टिकल जो है या बचा हुआ खाना है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जो डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, अर्थ पर प्रेजेंट रहता है सॉइल में और हार्मफुल इफेक्ट कर फैलाता है। जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन से आ जाते हैं, प्लास्टिक, ग्लास मटेरियल, कुछ मेटल डिग्रेड हो जाता है, तो प्लास्टिक है, ये बहुत ही हार्मफुल है। तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है सभी तरीके का, सॉइल, लैंड, वाटर, ठीक है। इसको जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सारे वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनेगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से बनेगा। तो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, विच द सब्सटेंसेस which can be disposed of, जो disposed of हो जाए naturally disposed of by the action of microorganism, by the action of माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शन से ये नेचुरली डिस्पोज्ड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फंगस होती है, ये जो मैं इधर लिख रही हूँ ये वाला अभी बायोडिग्रेडेबल का है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का हम अभी नहीं लिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ सकते हैं बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे और आते हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाए या डिस्पोज ऑफ हो जाए नेचुरली बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दीज ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो ये सब कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ microorganism is called or are called biodegradable substances. Biodegradable waste can also be put to treatment by waste management. इनका waste management के जो स्कीम्स हैं उनमें उनकी हेल्प से इनको ट्रीटमेंट करके कुछ यूजफुल चीज़ों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं,
नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड और विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म और हार्मलेस, मतलब इनका डिकम्पोजिशन के बाद ये किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते किसी भी एक्शन के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी और लैब में लेबोरेटरी के एक्शन या आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और ये जो है हार्मलेस नहीं है, हार्मफुल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये। जो वेस्ट मटेरियल सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट नेचुरली नहीं होता है वो हार्मफुल सब्सटेंस के रूप में अर्थ पे प्रेजेंट रहता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपली जो डिग्रेड नहीं होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या होते हैं? दीज आर टॉक्सिक। एक तो ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, हर प्रकार से सॉइल, लैंड, वाटर, एयर सब में ये टॉक्सिन्स जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये, दीज आर मेजर पॉल्यूटेंट्स, ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आ जाते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या जो हमारे रॉकेट्स जो हैं वो जब छोड़े जाते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स भी आते हैं, वो भी अर्थ पर बहुत सारा उनका जो धुआं है वो तो फैलता ही है, दूसरा कि रेडिएशंस हैं निकलते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं। तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ घूमते रहते हैं और प्रेजेंट रहते हैं और किसी न किसी तरीके से हमें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो मोस्टली इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? एक तो रेडियो एक्टिविटी वेस्ट हो गया, दूसरा प्लास्टिक्स हैं, और लेड, मरकरी, ये हार्मफुल होते हैं। वाटर और लैंड और सॉइल, इन सब के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो हार्मफुल होते हैं। इसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो क्या है कि ये मेनली स्ट्रक्चरल, इसको हम कह सकते हैं दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब बायोलॉजी, मतलब बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स अर्थ। अर्थ पर जो जिस चीज का जो लिविंग और नॉन लिविंग ने मिलकर क्या बनाया है? बायोस्फीयर बना रखा है। तो वो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम बनाता है। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक्स एन इकोसिस्टम, ठीक। कैसे? ये वर्ड जो है, सबसे पहले द वर्ड इकोसिस्टम was coined by किसके द्वारा? A.G. टेंसले के द्वारा ये सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। अब क्या होता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म या ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया फॉर्म एन इकोसिस्टम कंस्टिट्यूटिंग विद नॉन लिविंग एंड लिविंग। इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या बनाएगी? टुगेदर दे फॉर्म एन इकोसिस्टम को बनाएंगी, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो जैसे कि कौन कौन सी आ गई? लिविंग थिंग्स में तो आ गए, किसी एक इकोसिस्टम को ले लो। लिविंग थिंग्स में जैसे ये ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बर्ड्स होते हैं हमारे चारों तरफ। हम किसी गार्डन में जाएं तो हमें बर्ड्स मिलेंगे, कुछ इंसेक्ट्स भी मिलेंगे इंसेक्ट्स मिलेंगे, और
ह्यूमन बीइंग वहाँ पे घूमने आए होंगे, वो भी होंगे, इंसान भी होंगे, और एंट्स मिलेंगी, डॉग हो सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो हैं। और ये सारे तो लिविंग पार्ट हो गए उस इकोसिस्टम का। और नॉन लिविंग पार्ट कौन से हो जाएंगे? वहाँ पे ग्रास होगी, सॉइल होगी, रॉक हो सकती है, स्टोन्स हो सकते हैं, विंड, हवा चल रही होगी, प्लांट, ठीक है। तो ग्रास तो वैसे लिविंग में ही आ जाती है, ठीक है, ये इधर हो गया। तो विंड हो सकती है, सनलाइट, ये सारे जो हैं आपस में मिलके उस जगह का इकोसिस्टम। तो वो गार्डन जो है एक इकोसिस्टम हो गया, गार्डन एक इकोसिस्टम हो गया। लेक, जैसे एक लेक है, ठीक है, लेक में आपको क्या क्या मिल सकता है? वाटर मिलेगा एज ए नॉन लिविंग, बर्ड्स मिलेंगे, डक्स मिल सकती हैं, एंड डक्स के साथ आपको फिश मिल सकती है, हो सकता है क्रोकोडाइल भी हो, टर्टल हो, एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स मिलेंगे, आसपास ट्रीज मिलेंगे। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसमें नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर बनाएंगे। तो लेक भी एक इकोसिस्टम हो गया। तो नेचुरल इकोसिस्टम है लेक। ऐसा ही एक एक्वेरियम है, ठीक है। एक्वेरियम जो है वो क्या है? एक बॉक्स में बनाया हुआ, इंसान, ह्यूमन बींग्स ने आर्टिफिशियल जगह बनाई जिसमें वाटर होगा, और इनमें से एल्गी वो डाल सकता है, इसमें फिश डाल सकता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा आर्टिफिशियल, मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम में डेजर्ट एरिया जो है वो क्या है? एक नेचुरल इकोसिस्टम है। एक जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, कोई भी ले लो, ग्रास, घास के मैदान जो होते हैं, ग्रास वाले जो हो गए, या फॉरेस्ट है, ठीक है। एक विलेज जो है वो एक अलग अलग, जैसे हमारे इंडिया में है, JNK में अलग तरह का इकोसिस्टम है, राजस्थान में अलग तरह का है। तो यहाँ पे जो मिलने वाले जो फ्लोरा एंड फौना है वो वहाँ का एक स्पेशल इकोसिस्टम बनाते हैं। राजस्थान में अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना आएंगे। तो ये अलग अलग तरह के इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम छोटा से छोटा हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये पूरी अर्थ जो है एक इकोसिस्टम है, और अर्थ के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे अपने टाइप के इकोसिस्टम है। ये नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आप ऐड कर सकते हैं गार्डन को। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम गार्डन एंड बॉटनिकल गार्डन जिनमें आ जाएंगे, जू हो सकता है, और ये एक्वेरियम तो है ही, ठीक है। तो ये सारे हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके बाद आता है एक इकोसिस्टम होता है एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। इसके बाद हम आता है, एक तो हमने दो